प्रीलिम्स 2023 के पहले जैसे पॉलिटी करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही थी, वैसे ही प्रीलिम्स 2023 के बाद अब मेंस 2023, प्रीलिम्स 2024, मेंस 2024 और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटी गवर्नेंस के करंट अफेयर्स के ऊपर आज ये नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1, लेक्चर 1, एपिसोड 1 आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर सीरीज रहेगी, यहाँ पे पॉलिटी गवर्नेंस के जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो यहाँ पे मंथ वाइज में कवर करवाऊंगा। साथ में जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका प्री, मेंस, एसए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनता है वो साथ के साथ यहाँ पे करवाया जाएगा। और आपको इस पूरी सीरीज में कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं कवर करवाऊंगा, जितने भी स्लाइड्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप पहले ही ये सीरीज शुरू करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपको बैठ के सुनना है। सारे के सारे नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में बायलिंगुअल तरीके से आपको मैं दे दूंगा। तो आपको बस सुनना है, नोट्स डाउनलोड करने हैं और उनको रिवाइज करना है। आपके लिखने की मेहनत और आपके कंटेंट सर्च करने की मेहनत पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए मैं सीरीज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों ही मजबूत हों। ये जो पूरी की पूरी सीरीज रहेगी, इसमें मैं मंथ वाइज तरीके से आपको पॉलिटी और गवर्नेंस के करंट अफेयर्स करवाऊंगा। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो रहेगी लेक्चर की, वो डिपेंड करता है कि अखबार में कितना कंटेंट आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे हम लेक्चर्स कवर करते रहेंगे। ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, इसी को मैं पूरे साल अपडेट करता रहूंगा। अपना पहला मुद्दा है इस बार अनटचेबिलिटी। रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने अनटचेबिलिटी को लेकर एक जजमेंट पास करी, और उस जजमेंट में मद्रास हाईकोर्ट ने अनटचेबिलिटी को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन करा। वो जो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है, उसके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसके आर्टिकल 17 में हमारे को एक फंडामेंटल राइट दिया है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछात अस्पृश्यता जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो फंडामेंटल राइट है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, मतलब कि इसकी कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये फंडामेंटल राइट हमारे को स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट दिया हुआ है। यदि आपके खिलाफ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई राज्य अधिकारी, स्टेट अधिकारी आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी करते हैं, तो आप उसके वायलेशन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है, ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है, जो ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी मत करो। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम ये शब्द सुनते हैं अनटचेबिलिटी, हमारे दिमाग में एक वर्ण सिस्टम आ जाता है, एक कास्ट सिस्टम आ जाता है कि हाँ, अनटचेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं कास्ट से जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी की जात से जुड़ा हुआ होगा। और ऐसे में अनटचेबिलिटी जो है वो भारत के कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन में रिसेंटली ये बोला कि अनटचेबिलिटी कास्ट के बेसिस पे हो सकता है। बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं कि कास्ट के बेसिस पे अनटचेबिलिटी हो सकता है, लेकिन अनटचेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं हो सकता। कास्ट के अलावा दूसरे बेसिस पे भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो सकती है। कहने का मतलब है, हाईकोर्ट ने यह बोला कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जिसका ओरिजिन इस भावना में है, इस मानसिकता में है कि हमारे को एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है, हमारे को एक एक्सक्लूजन क्रिएट करनी है, हमारे को एक हायरार्की क्रिएट करनी है, हमारे को प्योरिटी इम्प्योरिटी का डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मेंस्ट्रुएशन का, कि जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाएं होती हैं, अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी है। कि आप प्योरिटी के बेसिस पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाएं मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही वो प्योर हैं, और जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं वो इम्प्योर हैं, और ऐसे में उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। या फिर आर्थिक तौर पे, पैसे के तौर पे, क्लास के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन अगर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पे भी एक अनटचेबिलिटी का सबसेट बन सकता है, अनटचेबिलिटी का एक पर्टिकुलर केस जो है वो बन सकता है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जब भी हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, हमारे को कभी भी सिर्फ उसका नैरो इंटरप्रिटेशन कास्ट के लेंस से, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, बल्कि अलग अलग क्राइटेरिया इंक्लूडिंग प्योरिटी, हायरार्की और इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे भी हमारे को ये जो अनटचेबिलिटी है देखना है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे समाज में कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जिससे एक हायरार्की क्रिएट हो या फिर एक्सक्लूजन हो, वो अनटचेबिलिटी के अंदर काउंट हो सकती है। या हम किसी को इंफीरियर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सक्लूजन से, तो ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर काउंट होगा। तो अनटचेबिलिटी सोशल भी हो सकता है, कास्ट बेस्ड भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड भी हो सकता है, और इकोनॉमिक बेस्ड भी हो सकता है। मतलब कि आपको बहुपक्षीय तरीके से
अनटचेबिलिटी को इंटरप्रेट करना होगा। अगर हम अनटचेबिलिटी को एक ब्रॉड बेस्ड इंटरप्रिटेशन से देखते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे समाज में जो इनइक्वालिटीज और सोशल स्टिग्मा है, जो एक्सक्लूजन है, उसको खत्म किया जाए। आर्टिकल 17 जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा था, वो इंक्लूड करा था सबको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और साथ में इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए कि जो इनइक्वालिटी है उसका खात्मा किया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने अनटचेबिलिटी को इस तरीके से इंटरप्रेट करा। पहले देखते हैं यहाँ पे एक पीवाईक्यू। Which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? वो ये बोल रहा है कि ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये हमारे को कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये तो हमारे को 23 और 24 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ये 19 से 22 तक दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 में दिया हुआ है और राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में दिया हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे को दिया हुआ है 17 में। मतलब क्लियरली ये जो राइट टू इक्वालिटी है हमारे को इसके अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया हुआ है। एक मॉक क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉक क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट करा था, हम इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी मेड एक्सक्लूसिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज। ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी की परिभाषा है उसको हम सिर्फ और सिर्फ कास्ट के संदर्भ में देख सकते हैं और किसी संदर्भ में नहीं देख सकते। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये तो अनटचेबिलिटी का एक नैरो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि हमारे को इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो आप खुद सोचेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत लग रहा है, सही लग रहा है। सेकंड, सोशल स्टिग्मा ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, गरीबी, भुखमरी, गंदे कपड़े, इस तरीके से किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर हम सोशल स्टिग्मा क्रिएट करते हैं या फिर कोई सोशल एक्सक्लूजन क्रिएट करते हैं तो वो भी अनटचेबिलिटी के अंदर काउंट होगा। हाँ, सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इस स्टेटमेंट का क्या करना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट, क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज जो हैं दे कैन ऑल्सो अमाउंट टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो क्लास के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हैं वो भी अनटचेबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर जो इनइक्वालिटीज हैं वो भी अनटचेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सुनने में तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन आप मेरे को नीचे चैट बॉक्स में बताएंगे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, नीचे चैट बॉक्स में आंसर बताइए। इस पूरे लेक्चर का आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अन अकेडमी पे 1.5 एक्सटेंशन ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने पे 9 महीने का और 24 महीने पे 1 साल तक का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। आज इस ऑफर का आखिरी दिन है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ में अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर, जहां पे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो दिल्ली में फुली पेड क्यूईपी प्रोग्राम, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगा और साथ में सिलेक्शन होने पे 100% रिफंड। अगला मुद्दा है सेक्शन 197 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि सिविल सर्वेंट्स, मजिस्ट्रेट्स और जजेस के लिए दिया हुआ है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी को लेके। क्या जजमेंट है वो बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली जजेस, मजिस्ट्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, आपको पता है उनका काम काफी सेंसिटिव होता है। उनको इतने सारे लोगों को संभालना होता है, जस्टिस डिलीवर करना होता है, गवर्नेंस डिलीवर करनी होती है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करनी होती है, और ऐसे में उनको कई सारे कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि अगर एक ऑफिसर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक जज बहुत ईमानदारी से जजमेंट पास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे राजनीतिक लोग, कुछ ऐसे बिजनेसमैन टाइप के लोग, कुछ ऐसे अलग अलग नटोरियस लोग जो ऐसे मिस्चीवियस लोग होते हैं, वो इन सिविल सर्वेंट्स को और इन जजेस को फर्जी केसेस में फंसाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सिविल सर्वेंट्स और जजेस के मन में यह डर आने लगता है कि अगर मैंने कोई ऑनेस्ट डिसीजन लिया, कोई मेरिटोरियस डिसीजन लिया, कोई ट्रांसपेरेंट डिसीजन लिया, तो ये जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं डिसीजन ले रहा हूं, जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं निर्णय ले रहा हूं, हो सकता है मेरे ही खिलाफ अदालत चला जाए, जबकि मैं तो अपनी जगह पे सही हूं। सिविल सर्वेंट्स और जजेस के इस डर को दूर करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में सेक्शन 197 को इंक्लूड किया गया। सेक्शन 197 ये बोलता है कि यदि आप किसी भी सिविल सर्वेंट या किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को, चाहे वो अभी प्रेजेंट सिटिंग जज या सिविल सर्वेंट हो या फिर पुराने रिटायर्ड जज या सिविल सर्वेंट हो, अगर आप उनके किसी भी ऑफिशियल एक्शन के खिलाफ, उनके किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी के खिलाफ सवाल या निशान उठाना चाहते हैं, आप उनको किसी भी ऑफिशियल काम के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले सरकार का प्रायर परमिशन चाहिए होगा। देखिए, यहां पे मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक वर्ड के ऊपर, ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब कि एक सिविल सर्वेंट अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी निजी जिंदगी में कोई गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको कटघरे में खड़े करने के लिए हमारे को सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। सेक्शन 197 जो है
स्पेसिफिकली मेंशन करता है सीआरपीसी का कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं या जजेस होते हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, उसमें अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो उनको कटघरे में खड़े करने के लिए हमारे को सरकार की प्रायर परमिशन चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, पर्सनल कामों के लिए नहीं, निजी कामों के लिए नहीं, सिर्फ पर्सनल ड्यूटी के लिए। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है कि हमारे को ऑफिशियल काम के लिए अगर किसी को कटघरे में खड़ा करना है, उसको दंड देना, उसको प्रोसिक्यूट करना है, तो सरकार की प्रायर परमिशन चाहिए होगी। ये इसलिए दिया गया कि सिविल सर्वेंट्स को, जजेस को, ये जो दुर्भावनापूर्ण शिकायतें होती हैं, ये जो मैलिशियस कंप्लेंट्स होती हैं, नटोरियस मिस्चीवियस कंप्लेंट्स होती हैं, इनसे बचाया जा सके और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो विदाउट फियर काम कर सकें, जिससे कि वो विदाउट फियर आगे बढ़ सकें, काम कर सकें। हमने ये सेक्शन 197 का प्रोविजन क्रिएट करा फॉर गुड गवर्नेंस। अगर आपको मेंस में वो सवाल पूछता है कि हम अपने देश में गुड गवर्नेंस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप वहां पे सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी को मेंशन कर सकते हैं। सवाल उठता है कि ये पूरा मुद्दा न्यूज में क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्या बोला। देखिए, हर सिविल सर्वेंट, हर जज की एक लिमिटेड वेल डिफाइंड पावर होती है कि हां, आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए, आपको अपना काम करते हुए इस चार दीवारी के अंदर रहना है, आपको अपनी पावर को इस चार दीवारी के अंदर रखना है, आपको इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाना है। ऐसे में यदि कोई सिविल सर्वेंट या कोई जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, अपना ऑफिशियल काम करते हुए इस चार दीवारी के बाहर जाके काम करता है, अपनी पावर के बाहर जाके काम करता है, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, उस केस में भी हमारे को सरकार का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। तभी वो सिविल सर्वेंट या जज के ऊपर हम एक केस स्थापित कर पाएंगे, इस एक केस एस्टैब्लिश कर पाएंगे। मतलब कि अगर एक सिविल सर्वेंट अपनी पावर के अंदर रहते रहते गलत काम कर रहा है तो सरकार का परमिशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट अपनी शक्ति के आगे जाके, अपनी पावर के आगे जाके, अपनी पावर का एक्सेस करते हुए, अपनी पावर के बाहर निकलते हुए कोई गलत काम करता है ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में, तो भी हमारे को सरकार की परमिशन चाहिए होगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो सेक्शन 197 है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के केस में जो है वो लगेगा। अगर आप कोई पर्सनल गलत काम करते हुए पकड़े गए, निजी जिंदगी में कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए, तो वहां पे आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन दी गई है आपको गुड गवर्नेंस को आगे प्रमोट करने के लिए, जिससे कि आप बेखौफ होके एकदम मेरिटोरियस ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें और जनता के हित में निर्णय लें। सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। तो ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि आपको, चाहे आप अपने कटघरे में रह के पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं या दायरे से बाहर जाके काम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको जो है सरकार का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिविल सर्वेंट है, इनको बोला गया कि आप सिर्फ वो वाले टैक्स के मैटर देखोगे जहां पे 1 करोड़ तक का अमाउंट इन्वॉल्व है। मतलब कि 0 से 1 करोड़ तक की अगर टैक्स का घोटाला हो रहा है तो वो आपका मैटर है। तो पावर डिफाइन हो गई। अगर इस लिमिट में कोई गलत काम करते हैं ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए, तो हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार से प्रायर अप्रूवल लेंगे और सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी के अंदर इनके खिलाफ केस कर देंगे। लेकिन अभी ये सिविल सर्वेंट थोड़ा ज्यादा जोश में आ गए और इन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी मैं 1.25 करोड़ वाला जो केस है वो भी मैं ही सॉल्व करूंगा। और इन्होंने वो वाला केस भी सॉल्व करने की कोशिश करी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने दायरे से बाहर जाने की कोशिश करी, अपनी पावर का उल्लंघन करने की कोशिश करी। सरकार ने इनको पावर दी थी 1 करोड़ तक की, ये फॉलो कर रहे हैं 1.25 करोड़ तक का केस। तो ऐसे में अगर इस केस में भी हमारे को इनके खिलाफ मुकदमा चलाना है, तो हमारे को सरकार का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी के समय पे कर रहे हैं। ऑल्सो सवाल उठता है कि ये हम स्थापित कैसे करेंगे कि एक सिविल सर्वेंट ने, एक जज ने जो गलत काम करा है वो अपनी ड्यूटी के दौरान करा है या फिर अपने निजी जिंदगी में करा है। कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि जब भी आप अदालत में स्थापित करते हो कि एक पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट या जज मजिस्ट्रेट ने जो भी गलत काम करा वो अपनी ड्यूटी के समय पे करा, तो आपको एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, एक रीजनेबल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा वो गलत काम और ऑफिशियल ड्यूटी के बीच में, कि हाँ, हम ये सबूत के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये जो सिविल सर्वेंट, जज या मजिस्ट्रेट ने गलत काम करा, गलत जजमेंट दी, गलत इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी करा, ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान करा और हमारे पास इसके लिए सबूत है। मतलब कि आपको कोर्ट में स्थापित करना पड़ेगा कि ये जो सिविल सर्वेंट ने गलत काम करा है, जज मजिस्ट्रेट ने गलत काम करा, ये ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान करा, और आपको इसका रीजनेबल कनेक्शन शो करना होगा सबूत के साथ। तो ये था सेक्शन 197 और सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट। अन अकेडमी पे एक्सटेंशन ऑफर चालू है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने तक का एक्सटेंशन,
18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 9 महीने तक का एक्सटेंशन और 24 महीने के एक्सटेंशन सब्सक्रिप्शन पर 1 साल तक का एक्सटेंशन। प्री मेंस करंट अफेयर्स इंटरव्यू जीएस ऑप्शन सब कुछ एक जगह पे, सीसैट सब कुछ एक जगह पे, साथ में टॉप एजुकेटर्स की लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एक जगह पे मिलेंगी और अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो दिल्ली में आपका फुली पेड क्यूईपी प्रोग्राम, और अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको अनअकैडमी से मिलेगा। अगला मुद्दा है पंचायत पोल वायलेंस। यहां पे एक मेंस का पीवाईक्यू भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको पता है कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में पंचायत के चुनाव घोषित करे गए। सबसे पहले पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो आर्टिकल 243 के ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 243 कैपिटल के अंदर जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है उसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको उस राज्य के गवर्नर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं। ऐसे में जो वेस्ट बंगाल में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो किसकी ड्यूटी है करवाना? स्टेट इलेक्शन कमीशन की, आर्टिकल 243 कैपिटल के ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वहां पे एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। नाउ रिसेंटली ये सामने आया कि ऑपोजिशन ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया। देखिए, आपको एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लिखना, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं पॉलिटिकल पार्टीज का यहां पे नाम ले रहा हूं जिससे कि आपको कॉन्टेक्स्ट ठीक तरीके से समझ आए। अदरवाइज एग्जाम में, मेंस में और इंटरव्यू में आपको पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना है। तो अभी क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में तृणमूल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो वहां पे बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं इन्होंने ये बोलना शुरू करा कि जब हमारे कैंडिडेट्स पंचायत के लिए नामांकन भरने जा रहे थे, जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, तो तृणमूल के नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और उनकी खूब मारपिटाई करी। उन्होंने ऐसा इसलिए करा कि तृणमूल के नेता ही सिर्फ पंचायत के चुनाव में खड़े हो पाए और बीजेपी कांग्रेस का कोई भी नेता पंचायत के चुनाव में ना खड़ा हो पाए और एंड में पंचायत के चुनाव में जीत तृणमूल की हो सके, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। वेरास जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका यह मानना है कि ये जो पूरा का पूरा वायलेंस है ये ऑपोजिशन फैला रहा है तृणमूल को बदनाम करने के लिए। देखिए, वायलेंस किसी भी कारण से हो रहा हो, हमारे को यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है बिना पंचायत के स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। अगर हमारे को जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी लानी है, लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचानी है, तो उसके लिए पंचायत बहुत जरूरी है। अगर पंचायत के चुनाव में वायलेंस होता है तो इसका लोकतंत्र के ऊपर एक सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि लोग अपनी आवाज को बिना डर के व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लोग अपनी आवाज को बिना वायलेंस के, बिना खतरे के व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पुलिस के रोल के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है, क्योंकि आपको पता है पुलिस जो है वो एक स्टेट लिस्ट का मैटर है और ऐसे में स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर चुनाव के समय पे पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है तो ये उस पुलिस के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या पुलिस एक्चुअल में वहां पे इफेक्टिवली काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये पर्टिकुलर डायमेंशन जो है पुलिस का और इंपैक्ट ओवर डेमोक्रेसी का, ये आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। जब ये पूरी की पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया कि आप अपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वेस्ट बंगाल में तैनात करिए जिससे कि यहां पे शांति मेंटेन की जा सके और चुनाव को बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी वायलेंस के कंडक्ट करवाया जा सके। सवाल उठता है कि ये जो पूरा का पूरा पंचायत में हमने वायलेंस देखा इसका क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहला इंपैक्ट ये होगा कि वोटर टर्नआउट कम होगा। वोटर टर्नआउट का मतलब है कि जब वायलेंस बढ़ेगी बाहर और ऐसे दंगा फसाद वगैरह होगा तो लोगों को वोट डालने जाने में भी डर लगेगा कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे दिया तो दूसरी पार्टी के लोग जो है वो हमारे को मारेंगे, अगर दूसरी पार्टी को वोट दिया तो पहली पार्टी के लोग हमारे को मारेंगे, इससे बेहतर है अपने घर में ही रहो, घर में तो कोई कुछ नहीं करेगा, वोट डालने हम जाते नहीं। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से अगर पंचायत चुनाव में वायलेंस होती है तो ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से इंपैक्ट हो रही है। तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा वोटर टर्नआउट पे कि कम लोग फिर वोटिंग करने आएंगे। दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा कि लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप ये सोचो कि आपके घर से कोई चुनाव लड़ने खड़े हो रहा था लेकिन फिर आपने देखा कि पूरे वेस्ट बंगाल में वायलेंस फैल रही है, तो आप अपने घर वालों को क्या कहोगे कि सुनिए चाचा जी, ताऊ जी, पापा सुनिए, मम्मी सुनिए, आप ये चुनाव मत लड़िए, मैं चाहता हूं कि आपकी जान को कोई खतरा ना हो, बाहर तो देखिए कितनी वायलेंस हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ को थ्रेट हो। यही तो हो रहा है। वायलेंस में क्या हो रहा है कि जो लोग अपना चुनाव में नामांकन दाखिल करने जा रहे थे उनके ऊपर अलग अलग जगहों पे अटैक्स हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे, जो अपनी आइडियोलॉजी को आगे लाने वाले थे, जो अपने फोकस के साथ लोगों का भला करने वाले थे, अब वो आगे आएंगे नहीं। जो इनोसेंट लोग हैं, मासूम लोग हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते थे डेमोक्रेसी के स्पिरिट में, वो आगे आएंगे नहीं। वो क्या कहेंगे कि यार यहाँ पे अगर मैंने चुनाव लड़ा कल को तो मेरे साथ भी वायलेंस हो जाएगी, मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं है, मेरे को अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तो ऐसे में जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका चुनाव होगा नहीं और पंचायत का ठीक तरीके से वेलफेयर हो नहीं पाएगा। सिमिलरली
आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे को डीपीएसपी दिए हुए हैं, वहां पे दिया हुआ है कि हमारे को ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मतलब कि ये एक गांधीयन डीपीएसपी है, गांधीयन आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड डीपीएसपी है, बापू की, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला डीपीएसपी है, जो हमारे को बोलते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे को ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर इसी प्रकार से वहां पे वायलेंस रहा तो ना तो लोग वोट करने आएंगे, ना ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो इससे ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी आनी थी, ग्राम पंचायत आनी थी, वो नहीं आ पाएगी। मतलब कि हमारे डीपीएसपी का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। आपको पता है डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, तो इसलिए हम कोर्ट तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे में अगर आर्टिकल 40 इंप्लीमेंट नहीं होता तो वो हमारा एक फेलियर माना जाएगा। तो ये इंपैक्ट के जो पॉइंट्स हैं आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। मेंस 2020 में एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 में, क्या द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस, लोकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के ऊपर सवाल है, देखते हैं क्या सवाल है। इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स। कह रहा है कि पहले जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए प्रॉब्लम आती थी वो आती थी कि वो काम क्या करेंगे, वहां पे कौन काम करेगा और उसको पैसा कैसे मिलेगा। आज की तारीख में उनका जो मेजर इशू आ गया है वो आ गया फंक्शनैलिटी के ऊपर। मतलब कि उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो कार्य प्रणाली और निधि से हटकर कार्य क्षमता पर आ गया है, कि वो कितना काम कर सकते हैं, कि वो कितना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन द रीसेंट टाइम्स। पिछले कुछ समय में आप ये बताइए कि हमारे जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस हमारे को फेस करने को मिलते हैं। तो आप यहां पे सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये जो हमारे को बोला जाता है कि फंक्शंस, फंक्शनरीज और फंड्स की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो रेगुलर चुनाव करवा रहा है, लेकिन अगर चुनाव में ऐसे वायलेंस होगी, घोटाला होगा, बूथ कैप्चरिंग होगी, तो उसमें पंचायत ठीक तरीके से फ्रेम नहीं होगी और फिर पंचायत में डिजर्विंग लोग आएंगे नहीं, जिसकी वजह से पंचायत की जो क्षमता है, उसकी जो कार्य क्षमता है, वो इंपैक्ट होगी। मतलब कि ये जो वेस्ट बंगाल में पोल वायलेंस हो रहा है, इसको हम सीधा सीधा मेंस 2020 के पीवाईक्यू से जोड़ सकते हैं। साथ में रिसेंटली एक न्यूज आई जहां पे ये बोला गया कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों को पकड़ा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्होंने 30-40 करोड़ रुपए का घोटाला करा था। ऐसे में वो वाला जो एक छोटा सा फॉर्डर पॉइंट है म्युनिसिपैलिटी को लेके, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके, वो वाला पॉइंट भी यहां पे मेंशन किया जा सकता है कि हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है पंचायत म्युनिसिपैलिटी को लेके, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पैसा ट्रांसफर करती है, केंद्र की सरकार भी उन्हें पैसा देती है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये जो चुनाव में वायलेंस हो रही है, जो म्युनिसिपैलिटी में घोटाले हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारी जो लोकल बॉडीज हैं ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं और हमारी जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है वो ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट हो पा रही है। तो इस तरीके से आप ये क्रिटिकली चैलेंजेस जो हैं इनको हाईलाइट यहाँ पे करेंगे। अनअकैडमी पे 1.5x बोनांजा चालू है, जिसका आज आखिरी दिन है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुर गुप्ता। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ऑल्सो अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है, साथ के साथ यूपीएससी मार्गदर्शक मेंटरशिप प्रोग्राम आया है नया, जो ग्रुप मेंटरशिप और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं पर मंथ बेसिस पे। साथ के साथ ऑप्शनल के बैचेस और लक्ष्य बैच शुरू हो चुका है। साथ में हमारे जो ऑप्शनल के बैचेस हैं वो ऑफलाइन में भी अवेलेबल हैं। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुर गुप्ता फॉर डिस्काउंट एंड एक्सटेंशन ऑन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट।